नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, जिसमें आदिकाल की काव्य धाराएं अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने सिद्ध साहित्य कंप्लीट कर लिया था जो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी था। फिर उसके बाद अपन ने नाथ साहित्य पढ़ा। नाथ साहित्य के बाद अपन को पढ़ना है अब रास साहित्य। सिद्ध साहित्य में एक बार अपन क्विक रिविजन कर लेते हैं। सिद्ध साहित्य पढ़ा था अपन 8वीं सदी से 13वीं सदी भी, जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयानियों के द्वारा अपने धर्म प्रचार प्रसार के लाने जो साहित्य लिखा गया था उसे अपन क्या कहते थे, सिद्ध साहित्य कहते, जिसमें सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84 थी, है ना। इसमें 4 योगनियाँ थी जिनको मणिभद्रा, मेखलपा और कनकलापा और लक्ष्मीकरा के नाम से जानते थे। सिद्धों के बारे में कुछ तथ्य भी अपन ने पढ़े थे। सिद्धों के योग जैसे सिद्धों में कमल के लिए योनि कहते हैं और कुल इसके लिए कहते हैं। इसमें सरहपा पढ़े थे अपन ने। सिद्धों के साहित्य पर काम करने वाले विद्वानों के नाम पढ़े थे अपन ने। नाथ साहित्य व सिद्ध साहित्य में जो दोनों व्यक्ति गिने थे कौन थे, गोरखनाथ थे, जालंधर नाथ थे, चरपटनाथ थे, नागार्जुन थे, मसेंद्र नाथ थे। अब सिद्ध साहित्य में अपन ने प्रथम सिद्ध सरहपा के लिए पढ़ा था, जिसके सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन थे, लुइफा थे। राइट, समझ में आ रहा है। सिद्धपा की रचनाएं थी दोहा कोश, दोहावली। लुइपा है साधना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ गुरु सिद्ध रहे हैं। फिर आते हैं सबरपा जो 780 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। इनके गुरु सरहपा थे जो। फिर उसके बाद अपन ने कणहपा पढ़े, डोंगीपा पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए थे नाथ साहित्य पर। नाथ साहित्य की 2 शाखाएं थी, एक तो हीनयान थी, महायान। महायान भी दो शाखा में बट गई थी, एक तो सहजयान थी और वज्रयान, जिसमें वज्रयान में मंत्रायन और सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य के नाम से जानते थे। नाथ पंथ के प्रवर्तक अपन ने मच्छिंद्र नाथ को पढ़े थे, या मच्छिंद्र नाथ कहते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे जो गोरखनाथ थे, है ना। इनकी समय सीमा 12वीं सदी से 14वीं सदी नाथ साहित्य की मानी जाती है। एक क्विक रिवीजन है। नाथ साहित्य हैं जो विशेष कनपटा प्रकार के योगी होते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। सिद्ध नास्तिक थे जबकि नाथ आस्तिक थे, ये भी पढ़ा था अपन ने। सिद्ध नारी सहवास एवं संभोग पर समर्थन करते थे, जबकि नाथ साहित्य से जो क्या थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। नाथों की संख्या 9 बताई थी, जिसमें नागार्जुन थे, मल्लिकार्जुन थे, भीमनाथ थे, जड़ भरत थे, जालंधर थे और चरपटनाथ थे, सत्येंद्रनाथ थे और हरिश्चंद्र नाथ थे और गोरखनाथ थे। राइट, इसमें नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने। नारी निंदा का उल्लेख, इसमें गुरु महिमा का वर्णन है, हठ योग है, भोग विलास है व निंदा है। ठीक, इस प्रकार की जानकारी अपन ने। मसेंद्र नाथ का पूरा परिचय पढ़ा अपन ने, गोरखनाथ का पूरा परिचय पढ़ लिया था अपन ने। अब पढ़ना था अपन को तीसरे नंबर पर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। अब इसके बाद आते हैं अपन रासो साहित्य पर। रासो साहित्य में आते हैं तो रासो साहित्य में देखते हैं कि आदिकाल के वे चारण कवि जिन्होंने राजाओं की प्रशंसा में, यानी जो राजाओं की प्रशंसा में या जो राजा के दरबार में रहे, उनकी वीर गाथा एवं श्रृंगारिक साहित्य लिखा है, उसे हम रासो साहित्य कहा जाता है आदिकाल में, है ना। रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है राजसूय यज्ञ से मानी जाती है, जिसे गारसतसी ने माना है। गारसतसी किसे मानते हैं, राजसूय यज्ञ से मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, रसायन या रसायन से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार और दशरथ शर्मा के अनुसार और चंद्रबली पांडे के अनुसार रासक से मानी जाती है। ये क्या कर रहे, रासो शब्द की उत्पत्ति है जो रासक शब्द से हुई है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है और चंद्रावली पांडे हैं। फिर आते हैं श्याम कमल दास हैं और काशी प्रसाद जसवाल है। जी क्या रहस्य से इनका इस रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। जो हरप्रसाद शास्त्री हैं और विधेश्वरी पाठक हैं, ये क्या मानते हैं कि राजयश से मानी जाती है। रासो साहित्य की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, राजयश से मानी जाती है। रासो साहित्य की जो कुछ विशेषताएं हैं, इनके फीचर्स हैं जो रासो साहित्य में आपके लिए देखने को मिलेंगे। डिंगल पिंगल शैली का इसमें वर्णन किया गया। डिंगल पिंगल शैली उसका वर्णन किया गया।
डिंगल शैली, डिंगल शैली क्या होती है? डिंगल शैली युद्धों का वर्णन हो जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बताने का, राजस्थानी या खड़ी बोली का जिसमें वर्णन किया जाए उसे क्या कहते हैं अपन? डिंगल शैली कहते हैं। जिसमें युद्धों का वर्णन हो, बढ़ा चढ़ाकर गुस्सा क्रोध की बात की जाए, राजस्थानी या खड़ी बोली का प्रयोग हो, वहाँ पे डिंगल शैली। पिंगल शैली क्या है? जहाँ पे प्रेम श्रृंगार की बात हो, प्रेम श्रृंगार की बात हो, जिसमें श्री कृष्ण की बातों का वर्णन हो, प्रेम से राधा कृष्ण की बातें, प्रेम का वर्णन हो रहा है, जिसमें ब्रजभाषा व खड़ी बोली का प्रयोग हो, शांति धैर्य प्रेम के भाव जागृत हो, जिसमें पिंगल शैली का वर्णन कहलाता। आगे समझ में डिंगल शैली और पिंगल शैली रासु साहित्य की दो विशेषताएं हो गई। वीर रस एवं श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता, इसमें वीर रस का ज्यादा है और प्रधान श्रृंगार रस का भी इसमें प्रधानता है ना। यह साहित्य मुख्यतः चारण या भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। जो यह साहित्य रासु साहित्य है, यह साहित्य कैसा है? किन कवियों के द्वारा लिखा गया? तो चारण कवि रहे हैं, जो भाट कवि रहे, उनके द्वारा यह साहित्य लिखा गया है। इसमें छंद वैविध्य विविधता है, इसमें छंद की विविधता देखने को मिलती। अधिकांश रचना अर्ध प्रमाणिक है, जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है, अर्ध प्रमाणिक हैं। कुछ प्रमाणिक मिलती हैं, कुछ प्रमाणिक नहीं मिलती, अर्ध प्रमाणिक रचना इसमें देखने को मिलती हैं। रासु साहित्य में संकुचित राष्ट्रीय भावना की वर्णन है, इसमें संकुचित राष्ट्रीय भावना का की वर्णन है। इसमें युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इसमें युद्धों का, जैसे आला उधल के हो गए, ऐसे कुमार रासु, रासु साहित्य हो गए, तो इसमें दल विजय रासु हो गए, है ना। तो इसमें युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। जैसे प्रबंध काव्य की प्रबंधता है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति में प्रधानता देखने को मिलेगी आपको। अलंकार में अलंकार है, रस है, आपको इसमें वीर रस है, श्रृंगार रस है, सभी का वर्णन देखने को मिलेगा। अलंकारों का अतिशयोक्ति है, राइट। ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। प्रबंध काव्य की प्रधानता। अब देखते हैं प्रमुख रासु ग्रंथ। प्रमुख रासु ग्रंथ कौन से? जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर क्वेश्चन, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस साहित्यकार ने कौन सा रासु ग्रंथ लिखा है ना। जैसे खुमाण रासु है, बीसल देव रासु है, परमाल रासु है, पृथ्वीराज रासु है, हम्मीर रासु है, विजयपाल रासु है। तो सबसे पहले देखते हैं खुमाण रासु। खुमाण रासु किसके द्वारा लिखा गया? दलपत विजय। आने इसके लिए ट्रिक याद कर लो, केडी दलपत विजय, केडी दलपत विजय, खुमाण रासु, केडी खुमाण रासु, केडी खुमाण रासु के लिए कौन है? दलपत विजय है। बीसल देव रासु, नरपति नाल, बीसल देव रासु, बीसल देव रासु कौन है? नरपति नाल, नरपति नाल। परमाल रासु, परमाल रासु, जगनिक, परमाल रासु, जगनिक। जगो जल्दी, परमल बनाने, ऐसे याद कर लो, जगो जल्दी, सुबह से जग जाओ जल्दी तो अपन परमल बना लो। परमाल रासु, जगो जल्दी, जगनिक, परमाल रासु, परमाल रासु। पृथ्वीराज रासु, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासु, पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा करो। पृथ्वीराज रासु को चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासु क्या? चंद्रवरदाई। हम्बीर रासु की जब यहाँ पे रचना आती है कि हम्बीर रासु सारंगधर, हम भी चलेंगे तुम्हारे संग, संगरधर, हम भी रासु, यानी हम भी चलेंगे तुम्हारे संग, सारंगधर, सारंगधर संग, है ना। तो ऐसे ये याद कर लो, ये ट्रिक हो जाती है जो आपको भूलते नहीं हो, परीक्षा में याद रहती है ना। विजयपाल रासु, नल सिंह की जिसकी विजय होती है। विजय किसकी होती है? जो सिंह होता है, जो राजा होता है, यानी नल विजय, विजयपाल रासु सिंह, नल सिंह भाट की कौन सी है? देखो, खुमाण रासु दलपत विजय है, बीसल देव रासु नरपति नल है, परमाल रासु की जगनिक है, और पृथ्वीराज रासु कौन है? चंद्रवरदाई है। हम्मी रासु की संगरधार है कि हम भी चलेंगे, पृथ्वी चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है। और परमल अपन कौन सुबह बनाई, चलिए अपन परमल को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं खुमाण रासु। खुमाण रासु, खुमाण रासु क्या है? इसकी रचनाकार देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है। किसको? खुमाण रासु को। यह सर्वमान्य मत है। कब? 9वीं शताब्दी का जो आपके लिए देखने को मिलता है खुमाण रासु का ये
सर्वमान्य मत है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी ये रचना है। खुमाण रासु केडी किसने लिखी है? दलपत विजय के द्वारा यह रचना लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 9वीं सदी की रचना मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने इसका समय 17वीं सदी माना है। जो मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने 17वीं सदी, लेकिन सर्वमान्य मत आपको यही मानना है कि 9वीं सदी है। कब है इसकी? 9वीं सदी की ये रचना है खुमाण रासु। किसकी रचना है? और ये खुमाण रासु आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं, और किसकी रचना? दलपत विजय की रचना है खुमाण रासु। खुमाण रासु किसकी रचना है? दलपत विजय की। बीसल देव रासु अभी पढ़ा अपन ने, नरपति नल बीसल देव नरपति नाल लिखी। परमाल रासु परमाल सुबह जग के बनाएंगे। जगन पृथ्वीराज और चंद्रमा घनिष्ठ संबंध। पृथ्वीराज हम्मीर रासु सारंगधर की, हम भी चलेंगे तुम्हारे संग सारंगधर। विजयपाल रासु विजय किसकी होती? जो सिंह होता है, राजा होता है, विजयपाल रासु। राइट। अब शिव सेंगर ने जो दलपत विजय इसके बाद आते हैं जो शिव सेंगर हैं। शिव सेंगर ने क्या लिखी? शिव सरोज लिखी है। दलपति विजय की रचना ना मानते हुए यह भाट कवि की रचना मानते हैं। भाट कवि जब खुमाण रासु जो दलपत विजय की लिखी है, यह शिव सेंगर क्या मानते? दलपत विजय की रचना ना मानते हुए क्या मानते? भाट कवि की यह रचना माना है। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब इसकी वर्ण विषय वस्तु देख ले कि इसमें किसका क्या वर्णन है, देखते हैं। तो इसमें चित्तौड़गढ़ के शासक खुमाण एवं बागदाद के खलीफा, यानी चित्तौड़गढ़ के जो शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, और बागदाद के जो खलीफा अलमामू के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। अलमामू के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। इसमें खुमाण द्वितीय द्वारा लड़े गए या किए गए 24 युद्धों का वर्णन है। इसमें कितने युद्धों का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खुमाण रासु में कितने युद्धों का वर्णन है और किसके द्वारा लिखा गया है? दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए इसी क्लास में, है ना। जिसमें 24 युद्धों का वर्णन है, जो लड़े गए युद्ध है। खुमाण रासु और हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है। जो खुमाण रासु ये हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है। किसको? खुमाण रासु। किसकी रचना है? दलपत विजय की, केडी, है ना। शुक्ल जी के अनुसार देखिए, अब मानते हैं तो शुक्ल जी के अनुसार 3 भागों में खुमाण रासु को बांटा है। प्रथम खुमाण रासु, द्वितीय खुमाण और तृतीय खुमाण। प्रथम विजय 810 से 865 ईस्वी मानते हैं, विक्रम संवत मानते हैं, और 870 से 900 के आसपास द्वितीय मानते हैं, और तृतीय विक्रम संवत 965 से 990 मानते हैं। मतलब ये 9वीं सदी के आसपास की यह घटना माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह रचना मानी गई है। खुमाण रासु में लगभग 5000 छंद का प्रयोग किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खुमाण रासु में लगभग 5000 ये कितने छंदों का वर्णन है, तो 5000 छंदों का इसमें प्रयोग मिलता है। इसकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो खुमाण रासु की रचना कैसी थी? राजस्थानी थी। इसकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी थी। वीर रस प्रधान रस माना जाता है। अब इसमें सभी में वीर रस प्रधान मिलेगा। इसमें अब ये इम्पोर्टेंट रहता है। अभी तो अपन पढ़ा डिंगल पिंगल शैली का इसमें रासु साहित्य में वर्णन है, लेकिन हर जो ग्रंथ है उसमें अलग अलग प्रकार की प्रधानता, किस शैली में किसका वर्णन है। जैसे वीर रस प्रधान रस है इसमें, और डिंगल शैली का प्रयोग किया है। किसमें? खुमाण रासु में डिंगल शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी गणना आदिकाल से नहीं होना चाहिए, आदिकाल से नहीं होना चाहिए, आदिकाल से नहीं माना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी मूल प्रति पूना संग्रहालय। अब देखो इसकी जो मूल प्रति है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी या कहाँ पर संरक्षित है, तो खुमाण रासु किसने लिखी? दलपत विजय ने। इसकी मूल प्रति कितनी कहाँ पे मिलेगी? पूना संग्रहालय में संरक्षित मिलेगी। अब आइए देखते हैं बीसल देव रासु। बीसल देव रासु, जो बीसल देव रासु हैं, इसमें छंद कितने हैं? 216 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। 200 छंदों का प्रयोग किया गया है। राइट। इसकी रचनाकार की बात करते हैं तो नरपति नाल इसकी रचनाकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाकाल देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। जो सर्वमान मत रहेगा इसको 1212 विक्रम संवत, 1200 के आसपास, यानी 12वीं सदी के आसपास का इसका विक्रम संवत आपको देखने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं? 1155 का ईस्वी काल मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया है जो इसे 16वीं सदी का
मानते हैं जो मोतीलाल मेनारियां हैं। अब देखते हैं जो माता प्रसाद गुप्त हैं जो 14वीं सदी मानते हैं, जबकि नवीनतम शोध है जो नवीनतम शोध वो क्या मानते हैं 11वीं सदी मानते हैं। अन हर एक विद्वान के अलग अलग मत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोतीलाल मेनारिया, कामता प्रसाद गुप्त हैं, नवीनतम शोध हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है जो कब मानते हैं वर्मा जी 1058 विक्रम संवत में मानते हैं। जो मिश्र बंधु हैं वो 1220 में मानते हैं, राइट। इसका वर्णन विषय देखते हैं तो बीसल देव रासु में बीसल देव तृतीय हैं जो राजमती के प्रेम का वर्णन है। इसमें क्या है राजमती के, इसमें प्रेम प्रेम प्रसंग की बातें हो रही हैं, जिसमें बीसल देव रासु में जो राजमती के बीसल देव का वर्णन है। ये भी अपन एक दिन पूरी कहानी पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या वर्णन है ना। सिंगार रस, इसमें सिंगार रस प्रधान है, संयोग और वियोग सिंगार का इसमें वर्णन है। इसमें नायक देख लेते हैं, नायक क्या है बीसल देव हैं और नायिका कौन है राजमती है। इससे विग्रह चतुर्थ है जानते हैं। अजमेर के चौहान वंशीय शासक रहे हैं, ये कौन है चौहान वंश के अजमेर के शासक थे, जो राजा थे वहाँ के चौहान वंशीय बीसल देव, जिनकी प्रेमिका कौन है राजमती से। ये प्रेम प्रसंग की श्रृंगार रस में प्रधान रस रहेगा। नायिका इसमें देख लेते हैं, नायिका कौन थी जी परमार राजा भोज की पुत्री थी। नायिका कौन है राजमती है, बीसल देव की पहली पत्नी। जो बीसल देव की पहली पत्नी है जो कौन थी राजमती थी, है ना, जो इनसे बेतहा प्यार करते थे, है ना। प्रेम प्रसंग चल रहा है इसमें। परमार राजा भोज की ये पुत्री हैं। काव्य स्वरूप इसमें मुक्तक काव्य का इसमें वर्णन मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा है मुक्तक काव्य का वर्णन है, कौन से काव्य का वर्णन है इसमें मुक्तक काव्य का वर्णन है, याद रखो इसमें मुक्तक काव्य का वर्णन है, राइट। मुक्तक काव्य का इसमें वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। बीसल देव रासु के कथानक में 4 खंड में विभक्त किया गया है। कितने 4 खंडों में विभक्त किया गया बीसल देव रासु को। बीसल देव किसने लिखी नरपति नाल ने, खुमाण रासु दलपत विजय की है, याद रखो। प्रथम खंड किसका बीसल देव राजमती विवाह का वर्णन इसमें प्रथम खंड में मिलेगा। द्वितीय खंड में बीसल देव राजमती से रूट कर होकर चली जाती हैं, 12 माह तक उड़ीसा में चले जाते हैं। जो बीसल देव राजमती से रूट कर कहाँ चले जाते हैं उड़ीसा चले जाते हैं, और जो 12 माह तक वहीं पर रहते हैं यानी 1 साल। और तृतीय खंड में 12 मासा का वर्णन है, जिसमें ब्रह वर्णन का वो होगा कि दूर चले गए हैं। चतुर्थ में देखते हैं तो परमार राजा अपनी पुत्री को घर लेकर ले जाते हैं, जो अपनी पुत्री है राजमती है उसके लिए अपने कहाँ घर ले जाते हैं, परमाल राजा उनकी पुत्री है। बीसल देव वापस अजमेर लेकर आते हैं, फिर भी बीसल देव जब वहाँ पहुँचते हैं 1 साल बाद तो वो अपने घर फिर वापस लेकर आते हैं। विशेष देख लेते हैं इसमें हिंदी की 12 मासा वर्णन बीसल देव रासु में है देखने को मिलता है। इसमें शैली कौन सी पिंगल शैली है, उसमें कौन सी शैली पढ़ी थी अपन ने खुमाण रासु में डिंगल शैली, उसमें कौन सी पढ़ी थी अपन ने डिंगल शैली का वर्णन है। इसमें पिंगल शैली का अपन ने डिंगल पिंगल शैली पढ़ी ना। इसमें प्रेम का वर्णन हो रहा राजमती। अब देखो जिसकी जैसी रचना का वर्णन हो वैसे ही उसमें क्या मिल जाएगी शैली आपको देखने को मिल जाएगी। खुमाण रासु था जो दलपत विजय की थी, उसमें युद्धों का वर्णन है ना। उसकी भाषा कैसी थी राजस्थानी थी, है ना, उसकी भाषा कैसी थी राजस्थानी थी। लगभग उसमें कितने खुमाण रासु में 5000 लगभग छंदों का वर्णन हुआ था। इसमें कितने 216 छंदों का वर्णन हुआ है, ठीक है। इसमें मुक्तक काव्य की रचना की गई है, मुक्तक काव्य की। ये भी जो मुख्य फैक्ट है उनके लिए याद रखो, है ना। इसमें कार्तिक माह में प्रारंभ होता है या क्या होता है कार्तिक माह में प्रारंभ होता है या पिंगल शैली है, प्रेम का वर्णन है इसमें पिंगल शैली है। अब आइए देखते हैं परमाल रासु। परमाल रासु का रचनाकार 1230 ईस्वी में माना जाता है। परमाल रासु का कब माना जाता है परमाल रासु का 1230 ईस्वी में। रचनाकार कौन है जगनिक। परमल बनाना है तो क्या भैया जगो जल्दी परमल बनाना है, परमाल को जगनिक जग के बनाओ, है ना। परमाल रासु वर्ण विषय इसमें महोबा नरेश
परमर्दी देव है, जिसमें परमाल रास परमर्दी देव हैं, जो परमाल की सेना में शामिल 2 महान योद्धा आला और ऊधल की इसमें रचना है। जगनिक किसकी रचना? परमाल रासु 1230 ईस्वी में लिखी गई। इसमें आला ऊधल का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। विशेष देख लेते परमाल रासु का सर्वप्रथम प्रकाशन देखते हैं फारुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड सन 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। किसके द्वारा? फारुखाबाद के जो कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट थे, उनके द्वारा इसके लिए प्रकाशित किया गया। कब किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1865 में इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। सन 1920 में अपन आपको देखते हैं 1920 में श्याम सुंदर के द्वारा इसका प्रकाशन परमाल रासु के नाम से कराया गया है ना। वाटरफील्ड द्वारा अंग्रेजों के अनुवाद किया गया वाटरफील्ड के अंग्रेजों का अनुवाद किया गया है। इसमें वाटरफील्ड द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। इसमें वीर छंद व आला छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। वीर छंद या आला छंद। अब इसमें डिंगल शैली का वर्णन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्या है? जगनिक की परमाल रासु। इसमें लड़ाइयों का वर्णन है, आला ऊधल की वीरता का वर्णन है। इसमें डिंगल शैली का प्रयोग मिलेगा। वाटरफील्ड ने इसे पृथ्वीराज रासु की एक खंड माना है, पृथ्वीराज रासु से खंड माना, और जॉर्ज गैरिसन ने इस मत को अस्वीकार किया है। इस मत को क्या किया? अस्वीकार किया है। परमाल रासु में वीर बनफराओं द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन है। इसमें कितने? 52 युद्धों का इसमें वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। यह गेय मुक्तक रचना है। यह कैसी गेय मुक्तक रचना है? इसमें 23 अध्याय है और जिसे खंड कहा जाता है। अध्यायों को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। 23 अध्याय जिसे खंड कहते हैं। इसमें वीर देखिए ये है वीर रस। इसमें वीर रस शैली प्रधानता है, यानी यह डिंगल शैली का वर्णन है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासु की तरह अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है, यानी यह क्या? कौन सा है? अर्ध प्रमाणिक। कुछ प्रमाण मिलते हैं, कुछ प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं, तो पृथ्वीराज रासु इसे क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं? तो किसे मानते हैं? परमाल रासु को। परमाल किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। इसमें महोबा नरेश के परमर्दी देव परमाल की सेना में शामिल 2 महान योद्धाओं का वर्णन है। एक तो आला है और दूसरे कौन से? ऊधल हैं। ये सन 1230 विक्रम संवत में लिखी गई है। जबकि श्याम सुंदर दास हैं जो 1920 में इसका प्रकाशन मानते हैं, जो परमाल रासु के नाम से कराया गया है। इसमें वाटरफील्ड अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है ना। इसमें वीर छंद का वर्णन है, राइट। जिसमें 52 युद्धों का वर्णन है। गेय मुक्तिक है। अध्याय 23 है, जिसे अपन क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। वीर रस प्रधान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके पद वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड, महोबा, बैसलवाड़ा के आसपास पाए जाते हैं। प्रमुख पंक्तियां हैं: 12 बरस ले कुकर जिए, अरु 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्रे जीवे। बरस के क्या है? 18 बरस लो छत्री जीवे, और आगे को जीवन क्या है? धिक्कार है। जिसमें प्रमुख पंक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आला खंड है वीर रस में परिपूर्ण सरस और ओजस्वी रचना है। डॉक्टर श्याम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार यह कथन लिखा गया है। आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का अभाव है। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा यह श्रृंगारिक वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसमें वीर गीतात्मक काव्य के रूप में चरित्र ग्रंथ, यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसमें वीर गीतों के प्रचार हेतु संपूर्ण उत्तर भारत में हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? वीर गीतात्मक काव्य के रूप में चरित्र यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार संपूर्ण उत्तर भारत में हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। और यहाँ पर आपकी परमाल रासु की रचना समाप्त होती है। कल पढ़ेंगे अपन हम्बीर रासु, जो हम्बीर सारंगधर की यह रचना है, जिसका 1357 काल माना जाता है। ठीक है, चैनल की लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद साथियों।